नितिन गडकरी जी के यूएस जैसे रोड और हाईवे पर आज गाड़ी लेकर जाना सेफ नहीं है और ना ही नई गाड़ी लेना, क्योंकि इसमें फायदे से ज्यादा आपका ही नुकसान है। अभी मुंबई के अदर सेतु हाईवे पर पहले ही मानसून पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए। गुड़गांव के सोना हाईवे पर रिपेयरिंग के बाद 12 फीट गहरा गड्ढा बना है। अभी रिसेंटली कुछ ही समय पहले नरेंद्र मोदी जी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया और छठे दिन वो पूरा तालाब बन गया। ये तो कुछ भी नहीं है। चाहे आप 2024 चाहे 2022 में गाड़ी ली है, आपकी माइलेज भी गिरेगी, इंजन भी खराब होगा, फ्यूल पंप भी खराब होगा। ये सब कुछ होगा इथेनॉल की वजह से, क्योंकि नितिन गडकरी जी जो भारत के मोस्ट रिस्पेक्टेड मिनिस्टर हैं, उनकी पॉलिसीज अच्छी और फायदेमंद जरूर है, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन आपकी पॉकेट पर एक बड़ा टाइम बॉम्ब लगा रहा है। कब फटे कब नहीं आपको पता तक नहीं चलेगा। ये तो बस शुरुआत है। आगे आपको पता चलेगा कि क्यों ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को बार बार प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं, क्यों प्राइवेट कंपनीज को प्रोजेक्ट देने के बाद भी वो वैसे के वैसे ही है, क्यों E20 गाड़ी लेने के बाद भी आपकी गाड़ी की कंडीशन खराब होने वाली है। ये सब कुछ पता चलेगा आज की इस वीडियो में। आपको यकीन नहीं होगा कि हाईवे बनाने के नाम पर हमारे साथ कितना बड़ा स्कैम चल रहा है। केरला में एक हाईवे प्रोजेक्ट 2000 करोड़ में बनना था, लेकिन उसे उस सब कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया जिसने कम से कम पैसों की बिड लगाई थी 700 करोड़ के। ये नहीं इंश्योर किया गया कि मटेरियल की क्वालिटी कैसी होगी, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होगा या नहीं, कनेक्टिविटी कैसी होगी, नहीं। इसलिए कुछ ही समय के अंदर अंदर नेशनल हाईवे 66 जो केरला में है उसमें क्रैक्स आने शुरू हो गए। कुछ जगह पर तो लोग लिटरली सड़क के ऊपर की लेयर को अपने हाथ से निकाल रहे हैं, खड़े खड़े गाड़ी धंस रही है। उससे पहले हम आगे बढ़े, एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि जो रोड की जिम्मेदारी है वो अलग अलग सरकार और अलग अलग डिपार्टमेंट की होती है, क्योंकि रोड 6 तरीके की होती हैं। पहला नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड, बॉर्डर रोड और एक्सप्रेसवे। जिसमें से ना नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे की जिम्मेदारी होती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो मिनिस्ट्री नितिन गडकरी जी के अंडर आती है। बॉर्डर रोड को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन देखती है और जितनी भी रोड्स हैं दूसरी उनको स्टेट गवर्नमेंट देखती है। हमारा फोकस ना यहाँ पर नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर है, क्योंकि सभी जगह सेम प्रॉब्लम है। On any given day, driving on an Indian highway can feel like an episode of Takeshi's Castle. Minus the fun and prize money, of course. आपको पता है, अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे, दिल्ली जयपुर हाईवे, भारतमाला प्रोजेक्ट, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, इन सब में क्या कॉमन है? पुअर मटेरियल क्वालिटी, पुअर ड्रेनेज सिस्टम, इनएडिक्वेट रिपेयर, प्रॉपर चेकिंग नहीं है। वो तो है, लेकिन भारतमाला प्रोजेक्ट में फेक डॉक्यूमेंट वाली वीडियो को चुन लिया गया। हैरानी की बात तो ये है कि प्रोजेक्ट की DPR, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसमें उस प्रोजेक्ट की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन सब कुछ है, उसे चेक किए बिना ही अप्रूव कर दिया गया। ये हमारे टैक्स के पैसों के साथ स्कैम और चोरी नहीं तो और क्या है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि नितिन गडकरी जी ने खुद कहा कि जब सरकार अपने सारे पैसे लगाकर कोई प्रोजेक्ट बनवाती है अंडर EPC, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन, तो मुश्किल से मुश्किल 3 साल चलते हैं। तो इसलिए हमें प्राइवेट कंपनीज को मौका देना चाहिए, जिसके लिए उन्हें 2 मॉडल्स आगे रख। पहला BOT, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, जिसमें प्राइवेट कंपनीज अपनी पैसे लगाकर रोड और हाईवे बनाएंगी, 10 से 20 साल तक टोल से पैसा इकट्ठा करेंगी, उसके बाद उस हाईवे के राइट सरकार को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। दूसरा HAM, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, इसमें प्राइवेट कंपनी रोड और हाईवे बनाएंगी, लेकिन 40% पैसे सरकार देंगी और 60% पैसे प्राइवेट कंपनी लगाएंगी। देखो, प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर BOT मॉडल के अंडर जो प्रोजेक्ट बनी है वो डिफॉल्ट कर चुके हैं 2 इश्यूज की वजह से। पहला, 41% प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास पैसे नहीं बचे, इसलिए प्रोजेक्ट डिले होता रहा और कॉस्ट बढ़ते रहे। दूसरा, अथॉरिटी की वजह से लैंड क्लियरेंस को लेकर। इनफैक्ट प्राइवेट कंपनी की वजह से 26,566 करोड़ का फंड नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बिल्डर के डिस्प्यूट की वजह से लटका पड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि एक पॉइंट के लिए प्रॉब्लम सड़क में नहीं आ रही, बल्कि पैसे में आ रही है। अगर आप सोच रहे हो कि हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में ऐसा नहीं होगा, तो आप गलत हो, क्योंकि 2016 में BOT मॉडल की प्रॉब्लम को देखते हुए ना हाइब्रिड एन्युटी मॉडल शुरू किया गया था, जिस पर क्रिसिल ने एक रिपोर्ट की और बताया कि पहले जो 58% प्रोजेक्ट डिले होते थे वो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल की वजह से अभी 8% हो रहे हैं। 66% प्रोजेक्ट अब तो टाइम पर कंप्लीट हो रहे हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सरकार का डेटा कुछ और ही कहानी बता रहा है। पहले जो 52 प्रोजेक्ट थे, उनमें से 419 प्रोजेक्ट एक्चुअल में डिले में चल रहे हैं, जिसको केयर की रिपोर्ट भी वेरीफाई करती है कि 55% प्रोजेक्ट डिले में है। तो हम किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं, ये एक डिलेमा है। दूसरी प्रॉब्लम, जैसे हमने पहले बात की, लैंड क्लियरेंस और डेवलपर के पास पैसा ना होने की वजह से प्रोजेक्ट टर्मिनेट हो जाता है, जैसे 2017 में उदयपुर बाईपास के केस में होता। पर एक बात तो है कि गवर्नमेंट ने ना मनी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलपर पर और कॉन्ट्रैक्टर पर कई स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगाए। अगर वो उन्हें फॉलो नहीं करता, दैट मीन्स नो कॉन्ट्रैक्ट। पर ऐसा कभी हुआ है?
मैं आपको 2 केसेस बताती हूँ जिसमें शरेआम रूल्स की उल्लंघना हुई है। पहला, आपने ये जरूर सुना होगा कि अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे, समृद्धि एक्सप्रेस वे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन पर फाइन भी लगाया और उन्हें पेनलाइज भी किए। लेकिन महाराष्ट्र में ना 4 प्रोजेक्ट बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया गया जिसने 20% काम किया और उसके बाद कोई काम ही नहीं किया। अब एज पर रूल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उस पर फाइन लगाया, लेकिन कुछ ही समय के बाद उस फाइन को कम कर दिया, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 203 करोड़ का नुकसान हुआ। क्या ये अनड्यू बेनिफिट रूल्स की उल्लंघना करना नहीं है? दूसरा, जिन प्राइवेट कंपनीज ने ढंग से रोड नहीं बनाई उन्हें ब्लैकलिस्ट किया गया, पर दूसरी स्टेट्स में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया उन्हें दूसरे प्रोजेक्ट्स पर लगा रही है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। नेशनल हाईवे 66 जो केरला में है, उसका एक कुछ पार्ट है जिसे एक प्राइवेट कंपनी HEC बना रही थी। अब उसके अंडर कंस्ट्रक्शन में वो हाईवे टूट गया। अब एज पर रूल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया, लेकिन कुछ ही समय के बाद सेम प्रोजेक्ट के लिए उसे अपॉइंट किया गया क्योंकि उनके पास प्रोजेक्ट की DPR थी, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसे समझ लो कि एक तरीके से प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि वही कंपनी है जिसके अंडर कंस्ट्रक्शन में वो हाईवे टूट गया, अब उसे फिर से अपॉइंट किया जा रहा है। ये तो कुछ भी नहीं है। ये सुनो, ये वही कंपनी है जिसे पिछले साल एक हाईवे का DPR बनाने के लिए अपॉइंट किया गया, लेकिन उन्होंने मेट्रो लाइन को उस हाईवे प्रोजेक्ट में कंसिडर ही नहीं किया। अब अगर ऐसे कंपनी डिजाइन बनाएंगी तो हाईवेज भी तो ऐसे ही होंगे। मेरा मतलब अब ये भी नहीं है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से अच्छे हाईवे बन ही नहीं सकते, बहुत बने भी हैं, जैसे अहमदाबाद बड़ोदरा एक्सप्रेस वे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे और कई सारी एग्जांपल्स हैं। लेकिन इन प्राइवेट कंपनीज की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में भी तो हमें पता होना चाहिए ना, क्योंकि अल्टीमेटली दिस इज आवर टैक्स मनी। अगर हमें प्रॉब्लम्स पता होगी तभी तो हम सरकार से सवाल करेंगे। और सबसे बड़ी बात, मुझे ना केस मिला जिसके बारे में किसी भी मीडिया आर्टिकल ने कवर नहीं किया, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने इसे हाईलाइट किया। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, इसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बात ऐसी है कि नेशनल हाईवे 66 के इस सेक्शन पर ना एक 6 लेन के हाईवे का कॉन्ट्रैक्ट अडानी को दिया गया 1838 करोड़ में, लेकिन अडानी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को एक सब कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया 971 करोड़ में। अल्टीमेटली उसे 867 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अब आप सोच कर देखो, और कितने सारे कॉन्ट्रैक्टर ऐसा कर रहे होंगे। तो अब तक हमें 3 सवालों का जवाब मिल चुके हैं कि कैसे प्राइवेट कंपनीज को प्रोजेक्ट देने के बाद वो वैसे की वैसे हैं, कैसे ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, और तीसरा, अब तक हमारे हाईवेज और रोड US स्टैंडर्ड के कभी बन ही नहीं पाए, और वो क्यों है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है कि E20 पॉलिसी कार्स और बाइक्स के लिए स्टूपिड आइडिया कैसे बन गई। हमारी देश की सरकार आपने बहुत अच्छे अच्छे काम कर लिए, लेकिन इस चीज के लिए मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगा। यार माइलेज इतना ज्यादा गिर गया है ना ये E20 के चक्कर में। एक 2 व्हीलर्स की परफॉर्मेंस हो सकता है इतनी बुरी हो जाए कि उन्हें यूज करना ही मुश्किल हो जाए, और जहां तक मुझे पता है इस क्वेश्चन का जवाब कहीं पे भी क्लियरली दिया नहीं गया। मैं आपको 3 कारण फैक्ट्स के साथ बताऊंगी जिसके बाद आप खुद एग्री करोगे। इस पे ये नहीं होगा कि नितिन गडकरी जी के बेटों को फायदा हुआ इसलिए पॉलिसी लाई गई है। फायदा तो हुआ है, लेकिन पॉलिसी का उनके साथ ऐसा कोई लिंक नहीं है। क्योंकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम 2003 से शुरू किया गया था, जिसपे सरकार का टारगेट था E5, लेकिन वो मुश्किल से 1.5% तक पहुंचे थे। फिर 2014 के बाद से अब तक ये जो टारगेट है वो 20% तक पहुंचे। नो डाउट इथेनॉल ब्लेंडिंग एक सुपर आइडिया है, आप कहोगे अपने शब्दों से मुकरिए। वो इसलिए क्योंकि हमारी 85% क्रूड ऑयल की जो डिपेंडेंसी है वो खत्म हो सकती है। आपने रिसेंट खबरों में भी सुना होगा ट्रम्प की टैरिफ खेल के साथ। देखो, इथेनॉल ब्लेंडिंग इसलिए सुपर आइडिया है क्योंकि इथेनॉल किससे बनता है? चावल, मक्का और गन्ने से, और उसके वेस्ट से भी बनाया जा सकता है। लेकिन यू डोंट नो द एंटायर पिक्चर। अब समझो प्रॉब्लम है क्या। पहली प्रॉब्लम ये है कि जब से E20 पेट्रोल कार्स और बाइक्स में डलवाया जा रहा है, तब से फ्यूल पाइप, फ्यूल टैंक, कार्ब्यूरेटर सब कुछ खराब हो रहे हैं, जिस पर सरकार का कहना है कि आप इन्हें रिप्लेस करवा लो और ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा और इसे E20 कैपेबल बनवा लो। लेकिन जब मैंने गूगल पर सर्च किया तो मारुति सुजुकी कंपनी का कहना है कि जो अपग्रेडेड किट है उसका कॉस्ट होगा 4,000 से 6,000 के बीच में। अगर आप फ्यूल पाइप, फ्यूल टैंक चेंज करवाते हो तो उसका बिल बनेगा 35,000 रुपये। ये अमाउंट सबके लिए ईजी नहीं है। अब अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पास तो E20 कैपेबल कार है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि सरकार 2030 तक E30 का टारगेट सेट की हुई है, मतलब 30% इथेनॉल और 70% पेट्रोल। दैट मीन्स अगर आपकी कार E30 कैपेबल है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली।
नहीं तो E10 के ओनर्स जो आज प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वही प्रॉब्लम आपको भी आने वाली है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बाइक्स ओनर की कंडीशन उससे भी ज्यादा खराब होगी। दूसरी प्रॉब्लम आ रही है इंश्योरेंस की। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज का कहना है कि अगर आपकी कार और बाइक E10 कैपेबल है और आप उसमें E20 पेट्रोल डलवा रहे हो तो इंजन खराब होने के बाद इंश्योरेंस का क्लेम लेने के लिए हमारे पास मत आना। ये hyundai, टोयोटा सब कंपनीज ने ये बात कह दी है कि E10 कार है तो E10 पेट्रोल डलवाओ, नहीं तो फाड़ में जाओ। तो जनता करे तो करे क्या। तीसरी प्रॉब्लम आ रही है पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में। हम ब्राजील के साथ कंपेयर तो कर रहे हैं लेकिन हमें ये चीज भी तो देखनी चाहिए कि वो पिछले 30 सालों से इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जनता को मौका दिया है, ऑप्शन दिए कि आप E10 डलवा सकते हो, E20 डलवा सकते हो या तो पेट्रोल भी डलवा सकते हो। क्या हमारे पास ये ऑप्शन है? एक ऑप्शन है X95 पेट्रोल की, लेकिन वो महंगा है, इसलिए भी लोग नाराज हैं क्योंकि सरकार ने कहा था जो इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल होगा वो सस्ता होगा। क्या वो सस्ता है? नहीं। अब समझे क्यों E20 जैसी पोटेंशियल पॉलिसी होने के बावजूद जनता खुश नहीं है, उसे एक स्टूपिड आइडिया मानती है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। सोर्सेज का लिंक आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।